साथियों नमस्कार। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार कोटा और कैटेगरी का सिलेक्शन करें, किस प्रकार कॉम्बिनेशन बिठाएं कि सर्विस कैटेगरी में अगर आप हैं, नॉन सर्विस कैटेगरी में आप हैं तो किस प्रकार से कौन सा कोटा आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आप SC ST OBC में आते हैं या आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो किस प्रकार आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा कोटा आपको सही रहेगा। अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो कौन सा किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बनाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आपके कई सारे प्रश्न जिनसे आपके मन में डाउट क्रिएट होता है, और बताते हैं कि किस प्रकार हम कोटा सिलेक्शन करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। उससे पहले जान लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कितने प्रकार की कैटेगरीज हैं और कितने प्रकार के कोटे अभी भी एप्लीकेबल हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि केंद्रीय विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, सिविल या डिफेंस सेक्टर के और IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर के। जो सिविल या डिफेंस सेक्टर हैं उनमें 5 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं और जो प्रोजेक्ट या IHL सेक्टर के हैं उसमें 6 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। उसमें प्रायोरिटी कैटेगरीज होती हैं जिसके प्रकार से बच्चों के एडमिशन में बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए और आपके PSU कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो PSUs हैं उनके लिए, साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3री कैटेगरी है, राज्य सरकार के PSUs के लिए 4थी कैटेगरी है, अन्य इसके अलावा जो लोग हैं उनके लिए 5वीं कैटेगरी है। इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार के केंद्रीय विद्यालय हैं IHL सेक्टर या प्रोजेक्ट सेक्टर के, उनमें यही कैटेगरी 6 हो जाती हैं। पहली कैटेगरी में उस केंद्रीय विद्यालय में जिस सेक्टर में, जिस IHL में या जिस प्रोजेक्ट में वह केंद्रीय विद्यालय स्थापित है वहाँ के कर्मचारियों के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। अन्य कैटेगरी उसके बाद इसी क्रम से लगी रहती हैं। ये बात हो गई कैटेगरी के बारे में। अब बात करते हैं कोटा। तो सबसे पहले बात करेंगे RTE कोटा के बारे में। RTE कोटा 25% रिजर्वेशन के साथ अभी भी एप्लीकेबल है और इसके तहत एडमिशन होते हैं। दूसरा है DA कोटा, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए ये कोटा है। इसमें कई सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि माता पिता डिफरेंटली एबल्ड हैं तो क्या करें। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यदि बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तभी इस कोटे का लाभ लिया जा सकता है। इसमें 3% रिजर्वेशन होता है। इसके साथ कास्ट कैटेगरी का भी कोटा होता है। SC वालों के लिए, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 15% है रिजर्वेशन। ST शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। OBC NCL के लिए 27% रिजर्वेशन है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों SGC कोटा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी एप्लीकेबल है। यह सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा केवल बाल वाटिका कक्षाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है और RTE कोटा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए ही मान्य होता है। लेकिन यदि एक बार आपका एडमिशन हो गया है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, एडमिशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन RTE कोटा के तहत जो अन्य लाभ मिलते हैं वह लाभ आपको कक्षा 8 के बाद मिलने बंद हो जाएंगे और नॉर्मल बच्चों के जैसे आपका बच्चा पढ़ेगा। ये बात हो गई कौन कौन से कोटे अभी एप्लीकेबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम किस कोटे का सिलेक्शन करें, किस कोटे को अप्लाई करें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अगर आप सर्विस कैटेगरी से आते हैं तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपनी सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपकी जो कास्ट है आप उस कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कास्ट सिलेक्ट करें और आप एडमिशन अप्लाई करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। इसके अलावा यदि आप सर्विस कैटेगरी में रहते हुए RTE के अंतर्गत भी आते हैं तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लॉटरी के समय किसी भी एक कोटे का फ़ायदा मिल सकता है, एक ही कोटे का फ़ायदा मिलेगा, आपको दोनों कोटों का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि लॉटरी प्रायोरिटी कैटेगरी, प्रायोरिटी बेस पे निकलती है तो इस प्रकार आपका एडमिशन होने की संभावना
बढ़ जाएगी। और इन सारी चीज़ों का ध्यान केंद्रीय विद्यालय की जो प्रोसेस होता है उसमें स्वतः रखा जाएगा। आपको केवल अपनी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन वाले साइट पर भरनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं नॉन सर्विस कैटेगरी वाले। वह नॉन सर्विस कैटेगरी चुनें और अपनी कास्ट, अगर जनरल है तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट केवल और केवल SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए लगाने की आवश्यकता होती है, वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर RTE कोटा के तहत जनरल वाले एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें इनकम प्रूफ या EWS सर्टिफिकेट या BPL सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता होगी, उसको आप तैयार रखें। इसके अलावा जो लोग SC ST OBC वाले हैं वह अपनी कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करके, अगर RTE कोटा में हैं तो उसको भी सिलेक्ट करें, अगर नहीं हैं तब आप अपनी कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सबमिट कर सकते हैं। तो आपको जब लॉटरी निकलेगी, जो प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपके कोटे के अकॉर्डिंग, आपके कोटे की सीट्स के अकॉर्डिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन खुद ही इन चीज़ों को प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से आपकी लॉटरी में आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। इन सब प्रश्नों के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको आगे भी मैं बताता हूं कि जो आज की तारीख में अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई ऐसा नया अपडेट नहीं आया है जिससे ये आपको क्लियर बताया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये आ रहे हैं कि कब एडमिशन होगा, तो कब एडमिशन शुरू होगा। तो अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जिससे ये बताया जा सके कि कब एडमिशन प्रारंभ होगा, लेकिन पूरी संभावना है कि मार्च के महीने में एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो साथियों, अपनी तैयारी जारी रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कमी नहीं रहनी चाहिए। खास करके सर्विस कैटेगरी वाले, आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा कर रखें। बाकी की अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसमैच है तो उनको अभी आप पूरा कर लें। तो इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।